वंस अगेन मैं उपस्थित हूँ पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष। एलएनटी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस विभाग, मैं डॉक्टर शशि। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी या एग्जीक्यूटिव। पिछले क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़े थे, वो भी ब्रिटेन का। और इन जनरल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उसका विस्तृत अर्थ में चाहे उसका संकीर्ण अर्थ में क्या सब उसमें समाहित होता है, इसके बारे में जाने थे। और फिर ब्रिटेन में एग्जीक्यूटिव का राष्ट्रपति नहीं, वहाँ तो राजा होता है, किंग, और किंग के साथ क्राउन, फिर प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट इत्यादि के बारे में जाने थे। आज हम लोग उसी टॉपिक का आगे एग्जीक्यूटिव, और जिसको ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, ये विभाग, ये जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो किसी विभाग से रिलेटेड होता है और उसी में ये लोग काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव, ये ब्यूरोक्रेसी या एग्जीक्यूटिव, इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो परमानेंट, फिर जानेंगे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव का दूसरा भी फॉर्म होता है जो परमानेंट नहीं होता है। तो हम लोग जो देखें कि किंग या प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या फिर कैबिनेट, उसी को कहेंगे, तो उसके बारे में जाने तो इसको क्या कहेंगे। और फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन सब आएंगे, अगर ये नॉन परमानेंट है तो परमानेंट में कौन सब आएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव, अस्थाई एग्जीक्यूटिव जो होगा उसी का दूसरा नाम ब्यूरोक्रेसी है। और ये दो तरह का होता है, एग्जीक्यूटिव दो तरह का होता है, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही नॉन परमानेंट माना जाता है और इसको परमानेंट माना जाता है। इस एग्जीक्यूटिव में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मंत्रीगण, नेता, ये सब आते हैं। विभाग के जो मंत्री होंगे, नेता होंगे, वो सब आएंगे इसमें, प्राइम मिनिस्टर भी इसी में आएंगे। और नॉन पॉलिटिकल में ये इसमें अस्थाई एग्जीक्यूटिव आएगा। इसको नॉन पॉलिटिकल, राजनीतिक या परमानेंट, राजनीतिक परमानेंट या लोअर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। तो जैसे देखें हम लोग कि ब्यूरो परमानेंट, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मंत्रीगण और नेतागण आते हैं, तो इसमें नॉन परमानेंट में, अस्थाई में उच्च स्तरीय अधिकारीगण आते हैं इसमें। तो मंत्रीगण और नेतागण को अस्थाई क्यों कहा जाता है? कार्य तो करने में हेड का काम यही सब करते हैं मंत्रीगण, नेता। जैसे विभाग हुआ तो विभाग के हेड होंगे, किसी मंत्री को विभाग मिला होगा, मंत्रिमंडल के वो सदस्य होंगे, तो इनको पॉलिटिकल कहा जाता है। लेकिन दूसरा कार्यकाल के आधार पे दोनों में अंतर किया जाता है। इसको मंत्रीगण, नेता वाले जो एग्जीक्यूटिव का विंग्स है, उसको अस्थाई इसलिए कहा जाता है कि ये मंत्रीगण और नेतागण जो होते हैं, तो वो मंत्रीगण सरकार बनाए, तो वो सरकार 5 इयर्स के लिए होता है। अगर उन्हें मैंडेट नहीं मिला अगले ईयर में, अगले टर्म में, आम चुनाव में, तो फिर वो हट जाएंगे, उनके जगह पर दूसरी पार्टी आ सकती है। तो इस रूप में देखा जाए कार्यकाल के आधार पर, तो ये लोग, इनको अस्थाई एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दूसरी तरफ इधर देखेंगे कि उच्च स्तरीय अधिकारी इसमें परमानेंट में आते हैं। इनको दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कार्य की रूपरेखा भले ही तैयार करके वो लोग दें, लेकिन माना जाता है कि राजनीति में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग भी चुनाव जीतकर चले जाते हैं, तो उनको कोई ट्रेनिंग, प्रशासन चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। कुछ एक्सेप्शन होता है इसमें, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। और इसके विपरीत देखिए कि उच्च अधिकारी, जिनको कि अस्थाई परमानेंट पॉलिटिकल विंग्स कहा जाता है, उसमें उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं बहुत अच्छी तरह से। उसके प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा वो आते हैं, इसमें उनका चुनाव होता है।
उसके बाद इतना ही नहीं, उनको ट्रेनिंग भी प्राप्त की जाती है। फिर ट्रेनिंग करने के बाद वरीयता, वरिष्ठता और कार्यकुशलता के आधार पे उनको पदोन्नति भी दी जाती है। इस तरह से ये जो होते हैं उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं, जिनको वो बहुत ही कार्यकुशल माने जाते हैं। यही वजह है कि अस्थाई पॉलिटिकल नॉन परमानेंट में अस्थाई माना जाता है, और ट्रेंड नहीं होने की वजह से इनको विभाग में असिस्ट करने के लिए इनको उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर माना जाता है कि ये विशेषज्ञ की टीम होती है और इनके पास क्षमता होती है कि ये कुशल एग्जीक्यूटिव का निर्माण कर पाए। तो ये दोनों चीज़ हुआ, दोनों में डिफरेंस हुआ, क्यों इसको अस्थाई कहा जाता है और इसके दूसरे विंग्स को, ब्यूरोक्रेसी वाले विंग्स को अस्थाई कहा जाता है। ये चीज़ हम लोग जान लिए यहाँ पे। अब अस्थाई कैसे नॉन परमानेंट या कैसे नॉन पॉलिटिकल विंग्स जो होता है एग्जीक्यूटिव का, वो इनको नॉन परमानेंट को कैसे हेल्प करता है, ये हम लोग देखेंगे। और क्यों ज़रूरत होती है ये उच्च स्तरीय अधिकारी की कार्यवाही और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में, ये हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि हम लोग देखेंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी जटिल हो गई है। तो उसका संचालन नॉन ट्रेंड मंत्रियों से बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसको प्रशासन को की जटिलता को समझते हुए इसके संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक सेवक की ज़रूरत होती है। यही विभागीय सचिव भी इसी में आएंगे। दूसरा इसका कारण है कि पार्टी गतिविधि, जो नेतागण होते हैं उनके पास विभाग होता है, विभागीय काम भी उनको करना हो, देख रेख करना होता है, आदेश देना होता है कि कार्यवाही जो नियम बना है या जिस किसी कार्य को आदेश आया है तो उसका पालन कैसे करवाया जाए। तो पार्टी नेतागण जो होते हैं वो विभाग के हेड होंगे, लेकिन उनके पास पार्टी गतिविधियों में, उनको पार्टी गतिविधियों में भी संलिप्तता देनी होती है, ताकि लोगों के सामने जिस समय जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे, तो वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है उनके लिए। तो पार्टी गतिविधि में संलिप्तता के कारण वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, और विभाग का सारा काम जो होता है वो लोक सेवक ही देख रेख करते हैं। और इसमें एक्सेप्शन हम लोग मान सकते हैं कि कोई कोई मंत्री इतने असाधारण प्रतिभा के होते हैं जो विभागीय काम, अपने ऑर्डर को सही ढंग से लागू करवाने के लिए ये उच्च स्तरीय अधिकारी पर ही पूरी तरह से नहीं निर्भर करेंगे, वो अपनी क्षमता का भी प्रयोग करके इसका उपयोग कर लेते हैं और आदेश का पालन करवा लेते हैं। उसके लिए जो सुचारू प्रक्रिया है उसके निर्धारण इत्यादि में वो अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा चीज़ हुआ इसमें नीति निर्माण में, नीति निर्माण के अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे नीति निर्माण के क्षेत्र में कैबिनेट क्या करेगी, मसविदा तैयार करेगी कि हमको ये कानून, ये नीति को लागू करना है। इसके लिए वो सिर्फ क्या करती है कि मसविदा का बिंदु दे देती है, और उस मसविदा से रिलेटेड प्रस्ताव पारित करने का काम कौन देखता है, वो लोक सेवक इत्यादि ही देखते हैं। इस क्षेत्र में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आज का समय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का है। संसद के पास इतना ज़्यादा काम रहता है कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम डेलीगेट कर देना, दूसरे को दे देना जैसा होता है। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो अगला काम होता है, प्रोसेस होता है, उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी होता है वो किसके लिए होता है, वो सारा काम विभाग ही देखता है। और वो छोटे छोटे जो भी ये होते हैं, जैसे विभाग ही अगर किसी आदेश का पालन करवाना है, तो नीति लागू करनी है, तो उसके लिए उसके पास समय होता है कि पत्र वो निकाल सकता है, नियम बनाएगा, विनियम बनाएगा, किसी चीज़ का स्पष्टीकरण देना है तो वो भी विभाग ही करेगा, और निर्देश भी देना है तो वो भी विभाग ही करेगा। इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि विभाग ये सारे चीज़ तो कर सकती है, लेकिन
उसको इसके लिए संसद की स्वीकृति लेना भी बहुत आवश्यक होता है। और संसद बल्क में ही इन सारे चीज़ों का सैकड़ों की संख्या में होते हैं ये, तो उन पर स्वीकृति अपना दे देती है। तो इस तरह से ये काम भी विभाग पर ही निर्भर करता है बहुत हद तक। और विभाग को विभाग सही ढंग से काम करने की वजह से जो उसका मंत्रियों का विभाग होता है वो अपनी नीतियों को लागू करने या अन्य जो कार्य होते हैं वो सारा कार्य सही ढंग से कर पाते हैं। अब तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेके देखें कि कॉमन सभा का जो कोष, कॉमन सभा का ही राष्ट्र के कोष पर नियंत्रण होता है। लेकिन कोई नया टैक्स लगना है या कोई टैक्स हटाना है या आर्थिक नीति सरकार की जो नियम बना रही है, जो बजट पास हो रहा है उसमें आर्थिक नीति सरकार की क्या है, ये इस तरीके से मसविदे को तैयार किया जाता है कि ये सब स्पष्ट हो सके कि सरकार की आर्थिक नीति क्या है, वो किस मुद्दे पे काम कर रही है। इसमें एक चीज़ होता है, जैसे राष्ट्रीय धन टैक्स कौन सा लगाया जाए, राष्ट्रीय धन का कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसका हिसाब किताब, ये सब चीज़ भी विभाग ही निर्धारित करते हैं। इस तरीके से विभाग के कार्यों के निर्धारण में राष्ट्र की नीति, आर्थिक नीति स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि एग्जीक्यूटिव नॉन परमानेंट और परमानेंट होती है, कैसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव नॉन परमानेंट को हेल्प करती है बहुत सारे मामले में, और कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लायक जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करते हुए वो सारा कार्य आगे बढ़ाती है और एग्जीक्यूटिव का काम सफलतापूर्वक हो जाता है। इस एग्जीक्यूटिव के, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रोल को देखते हुए कहा जाता है कि जिस तरह से संसद को मंत्रियों के हाथ का चीज़ समझा जाता है, उसी तरीके से मंत्रीगण इनके परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अधीन होते हैं किस मामले में, अपने कार्य को करवाने के मामले में। तो आज के क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में जाने, और ऐसा ही आज तो ब्रिटेन के बारे में जाने हैं, ऐसा ही भारत में भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगी। अमेरिका का हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ के बारे में भी, स्विट्ज़रलैंड के बारे में भी और चाइना के बारे में भी अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को विस्तार से जानेंगे, दूसरे देश में क्या स्थिति है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।